अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लॉ इन्फॉर्मेशन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने के लिए जो स्टाम्प पेपर इशू करवाए जाते हैं उनका चालान फॉर्म कैसे जनरेट करते हैं और ये स्टाम्प पेपर कैसे इशू होते हैं। तो आइए व्यूअर्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने ये ई स्टैंपिंग की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और इसका इस तरह से आपके पास इंटरफेस शो होगा। आपने सबसे पहले यहाँ पे चालान फॉर्म 32A लिखा हुआ यहाँ पे क्लिक करना है। ये सबसे पहले वाला ऑप्शन है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये डिस्क्लेमर आ जाता है। आपने इसको रीड आउट कर लेना और एग्री पे क्लिक करना है। जैसे ही हम एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगे। आप जिस डिस्ट्रिक्ट की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो वो आपने सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे लाहौर सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद जो आपकी प्रॉपर्टी है जिसकी आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं वो कौन सी तहसील में आती है, मैं इसको मॉडल टाउन सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद हमारे पास कौन सी टाइप का आपने स्टैम्प इशू करवाना है। ये रजिस्ट्री वगैरह जितने भी बाकी स्टाम्प पेपर होते हैं वो नॉन जुडिशल होते हैं। जुडिशल सिर्फ जो होते हैं जो कोर्ट के अंदर जमा करवाए जाते हैं। तो हम यहाँ पे नॉन जुडिशल सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि सिलेक्ट डीड नेम। आपने इसमें से कन्वेंस को सिलेक्ट करना है। ये सबसे नीचे आप कन्वेंस 23A लिखा हुआ है तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना। कन्वेंस 23A हम इसको सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे ऑप्शन आ जाता है चालान अमाउंट पेड बाय सेलर एंड परचेज़र। क्योंकि ऑलरेडी ये परचेज़र ही पे करता है तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ये परचेज़र पे टिक रहने देना है आपने। उसके बाद आपने नीचे एजेंट की इंफॉर्मेशन देनी है। एजेंट वो होता है जो स्टैम्प पेपर बैंक से लेकर आता है। अगर आप खुद जा रहे हैं तो अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, अदरवाइज़ आप किसी और की भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़र्ज़ी नाम दे रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक नाम लिखने हैं जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखे हुए हैं। उसके बाद आपने CNIC नंबर लिखना है। यहाँ पे एजेंट का मोबाइल नंबर आपने लिखना है और ईमेल है तो आपने लिखना है, अदरवाइज़ आप इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो सेलर इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे ऐड सेलर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम तो हमारे पास ये न्यू विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे सेलर का आपने नाम लिखना है, उसका फिर आईडी कार्ड आपने देना है और सिलेक्ट रिलेशनशिप के अंदर जो आईडी कार्ड पे लिखा होगा आपने वो ही सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे सन ऑफ सिलेक्ट कर लेता हूँ। वालिद का नाम लिखेंगे आप और उसका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा सेलर का। आपने एड्रेस लिखना है सेलर का। कोशिश करें कंप्लीट एड्रेस लिखें। अगर कंप्लीट एड्रेस आपको नहीं पता तो फिर आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लिख दें उसका। और इसके बाद नीचे दो ऑप्शन होते हैं, यूज़ दिस सेलर इन द फॉर्म। के फॉर्म के ऊपर जो पार्टिकुलर लिखे हुए होते हैं, आप अगर इस सेलर का लिखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्योंकि आमतौर पर हम ये लिखते हैं तो आपने इस पहले वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अगर आप कोई सेलर थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी है तो फिर आपने ये सेकंड वाला ऑप्शन को चेक मार्क करना है। इसको करने के बाद ऐड के बटन पे आपने क्लिक करना है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि हमने परचेज़र की इंफॉर्मेशन देनी है। ऐड परचेज़र के ऊपर क्लिक करेंगे। परचेज़र का हमने नाम लिखना है, CNIC नंबर लिखना है आपने और उसके बाद रिलेशनशिप जो आईडी कार्ड पे लिखा होगा, वाइफ ऑफ है, सन ऑफ या डॉटर ऑफ, जो भी लिखा होगा आपने वही लिखना है। मैं यहाँ पे सन ऑफ सेलेक्ट करता हूँ, वालिद का नाम लिखता हूँ और उसके बाद मोबाइल नंबर आपने लिखना है, फिर एड्रेस लिखना है आपने परचेज़र का और फर्स्ट वाले ऑप्शन को चेक मार्क कर देना आपने। ऐड के बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से ये हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी है। पहले चालान की डिटेल दी है हमने, फिर एजेंट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद सेलर इन्फॉर्मेशन दी है, फिर परचेज़र की दी है। अब हमारे पास ये कैप्चा है, इसको हमने इंटर करना है। कैप्चा इंटर करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे जब भी हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी का एड्रेस बताना है। जो हमने प्रॉपर्टी जिसकी हमने रजिस्ट्री करवानी है वो आपने प्रॉपर्टी का एड्रेस यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे ये लियाकताबाद का लिख देता हूँ क्योंकि हमने पहले वाली वीडियोज़ के अंदर लियाकताबाद की रजिस्ट्री की कैलकुलेशन की थी।
यहाँ पे लैंड वैल्यू आपने पुट करनी होती है। यहाँ पे लैंड वैल्यू मैं 18 लाख लिख लेता हूँ। अगर आपकी प्रॉपर्टी बनी हुई है, मकान की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो फिर आपने कंस्ट्रक्टेड जो स्ट्रक्चर होगा उसकी आपने वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। अगर सिर्फ खाली प्लॉट है तो फिर आपने यहाँ पे वैल्यू नहीं देनी है। ये जो ऑप्शन है आपने बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इनकी वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आपकी रजिस्ट्री तैयार होती है और जितनी भी फीसें होती हैं वो सारी एज इट इज़ आपने इसके अकॉर्डिंग पे करनी होती हैं। अगर यहाँ पे आप मिस्टेक करेंगे, गलत आप वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर आपकी रजिस्ट्री ख़राब हो सकती है। तो हम इसके बाद ये लिखने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे पास नेक्स्ट विंडो ओपन हो गया है, जहाँ पे हमारे पास डीसी वैल्यू कैलकुलेशन के बारे में पूछा जा रहा है। अब देखें यहाँ पे जिस जगह पे आपकी प्रॉपर्टी है तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं। लाहौर सेलेक्ट कर लेते हैं, तहसील मॉडल टाउन सेलेक्ट करते हैं, कौन से टाउन में आती है गुलबर्ग टाउन सेलेक्ट करते हैं, और इसके बाद हमारे पास कौन सा एरिया है तो यहाँ पे कोट लखपत में सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट फ्लोर पूछा जा रहा है, अगर कंस्ट्रक्टेड है तो ग्राउंड फ्लोर आप सिलेक्ट करें, अगर खाली प्लॉट है तो फिर आपने अनकंस्ट्रक्टेड सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे अनकंस्ट्रक्टेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने प्रॉपर्टी का एरिया बताना है, तो मैं यहाँ पे लियाकताबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद लैंड क्लासिफिकेशन रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। कमर्शियल का रेट ज़्यादा होता है जबकि रेजिडेंशियल का कम होता है, तो मैं यहाँ पे रेजिडेंशियल सेलेक्ट करता हूँ। और लैंड लोकेशन आपने यहाँ पे मालूम करनी है, तो यहाँ पे आबादी है ये सिलेक्ट कर लेते हैं। लैंड एरिया कितना है, 5 मरले है, तो इसको हम 5 मरले सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि अगर आपकी लैंड 5 मरले मतलब कि पूरे मरलों में नहीं आ रही, 4.5 मरले है या 4 मरले कुछ स्क्वायर फीट में है, तो फिर आपने इस कैलकुलेटर को सिलेक्ट करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एरिया कैलकुलेटर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी एक मरला 272 स्क्वायर फुट का भी होता है, 225 स्क्वायर फुट का भी होता है। तो हम यहाँ पे 225 स्क्वायर फीट का सिलेक्ट करते हैं क्योंकि बड़े शहरों के अंदर यही चलता है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कितने मरले हैं हमारे पास, 4 मरले है और स्क्वायर फीट कितने हैं जी, 120 स्क्वायर फीट है, 4 मरले से ज़्यादा है। तो हम इसको कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये वाली मरला जो बन रहा है ये वाला बन रहा है, तो आपने इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। इस तरह से आपकी एग्जैक्ट जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी की बनती है करेक्ट निकलेगी। अदरवाइज़ अगर आप वैसे यहाँ पे मैनुअल लिखते हैं तो फिर यहाँ पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपकी वैल्यू ठीक तरह से कैलकुलेट नहीं हो पाती और स्टाम्प ड्यूटी जो होती है वो कम या ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए आपने हमेशा ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना और इसके अकॉर्डिंग आपने प्रॉपर्टी एरिया निकालना है। बहरहाल मैं यहाँ पे 5 मरले की कर रहा हूँ तो 5 मरले सेलेक्ट करते हैं। अब देखें हम यहाँ पे फाइंड लैंड रेट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखें 3,67,300 रुपये पर मरला है। तो हमने जो अमाउंट प्रोवाइड किया 18 लाख और लैंड डीसी वैल्यू जो बनी है वो 18,36,500 रुपये बनी है। तो हमारी वैल्यू कम थी, हमें याद नहीं थी, तो इस वजह से ये ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब देखें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने जो वैल्यू दी है वो आपकी वैल्यू कम है, तो इस वजह से अगर आप ऐसा करेंगे तो डीसी वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, आपकी रजिस्ट्री के ऊपर ऑब्जेक्शन लग जाएगा। जैसे ही हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया है तो इसने ऑटोमेटिकली डीसी वैल्यू को सेलेक्ट कर लिया है। हमारे वाली वैल्यू जो थी अगर हम नो के ऊपर सेलेक्ट करते तो हमारे वाली वैल्यू आ जाती, जिसकी वजह से हमारी फीस डेफिशिएंट हो जाती। तो हमने यस के ऊपर क्लिक किया। ये देखें स्टाम्प पेपर जो ड्यूटी बन रही है वो हमारे पास 1% के हिसाब से 18,365 और इसके अंदर एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी जो है रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन ये 1000 रुपये हमने ये भी सबमिट करवाना है। तो ये आपको नज़र आ रहा है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास ये इसकी वेरिफिकेशन बता रहा है कि आप इसको रीड आउट कर लें, चेक कर लें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई मिस्टेक है तो फिर आपने यहाँ पे बैक के बटन से वापस चले जाना है। अगर आपको लगता है बिल्कुल ठीक आपने लिखा हुआ है सारा कुछ, तो फिर आपने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है।
जैसे ही सेव के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिखा आ रहा है योर चलान नंबर इज़ ये वाला है। तो यहाँ पे हमारा चलान जनरेट हो चुका है। तो हम प्रिंट चलान के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रिंट चलान के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये चलान मौजूद है। इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें अच्छी तरह से और इसका प्रिंट आउट लेना है आपने। यहाँ पे ये प्रिंट का बटन है तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। तो आपने प्रिंट लेने के बाद इसको बैंक में लेके जाना है, बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच के अंदर। जो आपने वहाँ पे ये फ़ीस सबमिट करवानी है तो वो आपको स्टैम्प पेपर इशू कर देंगे रजिस्ट्री के लिए। ये तो था व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।